तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। संडे है, ऑर्गेनन डे है, 2 नवंबर 2025 है। जी और हमारा आज ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन चलेगा, जिसमें हमारा ग्रुप चल रहा है इमोशनल एंड मेंटल डिजीज। कंटेंट इसका 28 पेज नंबर पे है, 210 से लेकर के 230 तक। ट्रीटमेंट ऑफ द सो कॉल्ड मेंटल और इमोशनल डिजीजेज। ये हमारा ग्रुप ऑफ जी एफोरिज्म चल रहा है दोस्त, डॉक्टर अमित। और इसमें हमारा जी शायद 217 हम्म, एफोरिज्म चलेगा या 216, कौन सा चलेगा याद दिलाएगा कोई बच्चा? 216 216 चलेगा अमित भाई अच्छा। जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हुआ था क्या ये, पता नहीं। 216 पे हम रुके थे, लॉन्ग बड़ा था एफोरिज्म। अच्छा अच्छा। हाँ, 216 ही है ना दीपांशी, मंजू? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आ रही है। जी सर। ओके, तो 216 ही जी है। सर, है ना जी? 216। जी सर, 216। 216। वैसे इस पे डेट मेरी पड़ी है 30/10/2025। जी 216 पे पड़ी तो है भाई डेट। हाँ जी। चलो करते हैं, इसी को कर लेते हैं, अच्छी बात है, एक बार और पढ़ लेंगे दोस्त अमित। बहुत बढ़िया है टूरिज्म में, बिल्कुल। हाँ, इसलिए एक बार और पढ़ लेंगे। हम्म, 216 में हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि द केसेस आर नॉट रेयर इन विच सो कॉल्ड कॉर्पोरियल डिजीज दैट थ्रेटन्स टू बी फेटल। कुछ हो गया था, ये याद आ गया हम्म, कि ऐसी भी डिजीज नहीं है कॉर्पोरल हम्म, डिजीज जो कि जब वो थ्रेटन्ड हो जाते हैं, फेटल हो जाते हैं, जैसे कि सुपुरेशन ऑफ लंग्स, डेटोरेशन ऑफ अदर इम्पोर्टेंट विस्कस और सम अदर डिजीजेज ऑफ एक्यूट करेक्टर। एक बार बेटा कंफर्म करो, क्योंकि अगर ये यहाँ से शुरू हुआ तो हमारे कई हो गए होंगे फिर तो ये। मैं उसमें जाके देख रहा हूँ तो उसमें हाँ, आपने डाल रखा है ऑर्गेनॉन 6 एफरीजन नंबर 216 17 18 19। हाँ, अब मैं आप इसलिए तो कह रहा हूँ मैं। तो उस दिन ये 19 है, हाँ 220 से स्टार्ट होगा। 18 तक शायद मुझे लग रहा है हो गया था सर। हाँ, 220 होगा बेटा। हाँ, टू ऐसे ही कुछ मतलब 18 हाँ तक हो हाँ, गया नहीं था। उस पे जो भैया पढ़ रहे हैं ना, अमित भैया जो पढ़ रहे हैं, उस पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वो जो है ल्यूसिड इंटरवल भी हो गया था उस दिन। तो जी ये सर, वो भी हो गया हाँ, था। 220 से शुरू करेंगे अमित भाई, बहुत अच्छा आपने अपडेट करा, नहीं तो दोबारा से पूरा रिवाइज हो जाता। तो चलो अब 220 से स्टार्ट करते हैं हम। जी एफोरिज्म 220 में कह रहे हैं हनीमैन साहब कि बाय एडिंग टू दिस द स्टेट ऑफ द माइंड एंड डिस्पोजिशन एक्यूरेटली ऑब्जर्व्ड बाय द पेशेंट्स फ्रेंड्स एंड बाय द फिजिशियन हिमसेल्फ, वी हैव thus constructed the complete picture of the disease, for which in order to effect the homeopathic cure of the disease, a medicine capable of producing strikingly similar symptoms and especially an analogous disorder of the mind must be sought for among the antisoric remedies if the physical disease has already lasted some time। जी तो हेनमैन साहब ने बड़ा अच्छी सी यहाँ आगे बात बढ़ाते हुए कहा है कि ये जो स्टेट ऑफ द माइंड एंड डिस्पोजिशन है हमारे सामने, जो कि हमने एक्यूरेटली ऑब्जर्व करी है, पेशेंट के फ्रेंड्स के द्वारा भी कंफर्म कर ली, और जो फिजिशियन अपने आप भी कंफर्म कर लिया। कह रहे वी हैव दस कंस्ट्रक्टेड द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज फॉर विच इन ऑर्डर टू इफेक्ट द होम्योपैथिक क्योर ऑफ द डिजीज, हम इस तरह से एक कंस्ट्रक्ट करेंगे कंप्लीट पिक्चर को, कॉर्पोरियल के साथ साथ अपना ये माइंड एंड डिस्पोजिशन की भी जोड़ते हुए उसके साथ एक कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिजीज हम तैयार करेंगे, फॉर विच इन ऑर्डर टू इफेक्ट द होम्योपैथिक क्योर ऑफ द डिजीज।
ताकि हम होम्योपैथिक क्योर कर सके डिजीज का। और उसके लिए फिर हम कह रहे हैं ए मेडिसिन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्ट्राइकिंग सिमिलर सिम्टम्स एंड स्पेशली एन एनालोगस डिसऑर्डर ऑफ द माइंड। और फिर हम एक ऐसी मेडिसिन भी सेलेक्ट कर पाए ताकि जो कि कैपेबल हो सिमिलर सिम्टम्स को स्ट्राइकिंगली सिमिलर सिम्टम्स को पैदा करने में सक्षम हो, और विशेष रूप से एनालोगस डिसऑर्डर वो पैदा करती हो माइंड का भी, माइंड एंड डिस्पोजिशन भी बिल्कुल वैसा ही पैदा करती हो वो मेडिसिन जैसा कि हमारे इस केस में आया टोटलिटी में। फिर कह रहे मस्ट बी शॉर्ट फॉर अमंग द एंटीसोरिक रेमेडीज। फिर हम ऐसी मेडिसिन को एंटीसोरिक रेमेडीज में के बीच में से निकालेंगे या ढूंढेंगे। if the psychical disease has already lasted some time, यदि साइकिकल डिजीज जो है वो ऑलरेडी लास्टेड सम टाइम, यदि वो कुछ समय से वो है बना हुआ है, ऐसे कुछ है इसमें, तो फिर लबोलब आप 220 का यही है अमित भाई के कंप्लीट पिक्चर बनाएंगे जिसमें कॉर्पोरियल के साथ साथ मेंटल को भी लेके चलेंगे, और हम एक ऐसी मेडिसिन ढूंढ के लाएंगे जो ऐसे माइंड एंड डिस्पोजिशन के स्ट्राइकिंगली सिमिलर सिम्टम भी पैदा करती हो ताकि हम इस डिजीज को क्योर कर सकें। बिल्कुल। और वो कंफर्म करेंगे हम उसके पेशेंट के फ्रेंड से, उसके स्वभाव को, उसके ओरिजिनल पहले उसको इंफॉर्मेशन को। जी बिल्कुल। एफोरिज्म 221 में कह रहे हैं कि इफ हाउएवर इंसैनिटी और मेनिया ब्रैकेट में कह रहे हैं कॉज्ड बाय फ्राइट, वेक्सेशन, द अब्यूज ऑफ स्पिरिचुअल लिक्विड्स एटसेट्रा has suddenly broken out as an acute disease in the patient's ordinary calm state, although it almost always arises from internal sora, like a flame burning forth from it. Yet when it occurs in this acute manner, it should not be immediately treated with antisorics, but in the first place with remedies indicated for it out of the other class of proved medicaments. ब्रैकेट में कह रहे हैं for example aconite, belladonna, stramonium, hyoscyamus, mercury, etc. in highly potentized minute homeopathic doses in order to subdue it so far that sora shall for the time revert to its former latent state, wherein the patient appear as if quite well. 220 में तो कंप्लीट पिक्चर बना के आगे बढ़ने के लिए कहा था, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं जो 221 में बताई हैं, जैसे कि इंसैनिटी है, मेनिया है, और खास करके वो कंडीशन, वो स्टेट जो कि किसी फ्राइट की वजह से, वैक्सेशन की वजह से, एब्यूज ऑफ स्पिरिचुअल लिक्वर की वजह से अचानक आ जाती हैं अमितपाल भाई, सडनली ब्रोकन आउट हो जाती हैं, एक एक्यूट डिजीज की तरह। पेशेंट के ऑर्डिनरी काम स्टेट में एकदम शांत था मरीज, अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, फ्राइट, वैक्सेशन या कोई स्पिरिचुअल लिक्वर का इफेक्ट, कि वो सडनली ब्रोकन आउट हो गया एक्यूट डिजीज की तरह। हालांकि इसमें कह रहे हैं यद्यपि ये भी हमेशा जो इंटरनल सोरा है उसी की वजह से आया है, जो कि एक फ्लेम की तरह से बस्ट फोर्थ हुआ है बाहर को अचानक। बिल्कुल। Yet when it occurs in this acute manner, it should not be immediately treated with antisoric. अब हैनीमैन साहब यहाँ इस केस को कह रहे हैं, इस स्टेट को, हालांकि आप भले चाहे इंटरनल सोरा से निकल के आई हो, इसके पीछे भी भले ही चाहे इंटरनल सोरा क्यों ना हो, लेकिन ऐसे बस्ट फोर्थ होने की वजह से इसको हम एंटीसोरिक से नहीं ट्रीट करेंगे यहाँ, इसे हम बल्कि इसे हम ट्रीट करेंगे प्रथम स्थान पे ऐसी रेमेडीज के द्वारा जो कि अदर क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिकामेंट्स हैं। अदर क्लास का मतलब है जो सिमिलिमम या एंटीसोरिक ना चुने, सीधे चुने सिम्टम्स के आधार पर है विद। हाँ जी, एक्यूट की तरह डील करें, एक्यूट की तरह डील करें कि ये एकोनाइट की तरह लग रहा है, एगोनी में है, बेलाडोना की तरह पिक्चर लग रही है बिल्कुल अभी एक्यूट, स्ट्रामोनियम की तरह लग रही है, हाइसाइमस की तरह लग रही है, मर्करी की तरह लग रही है, एटसेट्रा। तो वहां बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल एक्यूट की तरह से डील करें, वहां सिम्टम देखें
और उसमें पूरा मेंटल और फिजिकल कॉर्पोरियल ये सारा का सारा केस स्टडी करके एंटीसोरिक की तरह ना डील करे उस स्टेट को, एक्यूट की तरह डील करे। अदर क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिकामेंट्स कहा जाएगा वो जो कि एंटीसोरिकली सेलेक्ट ना करी गई हो, डायरेक्ट अपनी पैथोजेनेसिटी की वजह से जो जानी जाती हो। जैसे बेलाडोना की पैथोजेनेटिक है कंजेशन, बेलाडोना की पैथोजेनेसिस है एक तरह से एग्रेशन, वायलेंट, स्ट्रेंथ ड्यूरिंग रेज, ये जैसे मिलता है ना हमें, तो ये उनका अपना पैथोजेनेटिक पावर वो होता है जो वो ड्रग मटेरियल किसी प्रूविंग के दौरान शरीर पे अपने डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। पैथोफिजियोलॉजी जिस मेडिसिन की कहेंगे एक तरह से, तो पैथोफिजियोलॉजी के आधार पर हम वहां देंगे, वो हमें एक्यूट की तरह एकोनाइट की तरह लग रहा है या स्ट्रेमोनियम हाइसाइमस मरकरी की तरह लग रहा है। और वो भी कह रहे हैं कि देंगे इन हाईली पोटेंटाइज्ड माइन्यूट होम्योपैथिक डोजेज में। पहली बात तो हाईली पोटेंटाइज हो, बल्कि 0/1 50 मिलीसीमल और भी अच्छा करेगी, या फिर 1m 10m 50m ऐसे दें, लेकिन माइन्यूट यहां भी कहा है, माइन्यूट डोज देंगे। और इसलिए देंगे, अमित पाल कुछ कह रहे हैं? कह रहा हूँ कि ये तो 6 स्टडीज है नहीं, यहाँ तो वो 50 मिली स्केल की ही बात कर रहे हैं। यहाँ बिल्कुल 50 मिलीसीमल का ही भाव लेंगे हम, और कह रहे हैं ये इसलिए करेंगे, इसलिए देंगे ये हाईली पोटेंटाइज माइन्यूट होम्योपैथिक डोज, ताकि हम सबड्यू कर सके सोरा को। वो जो सोरा फ्लेम आउट हुआ था, फ्लेम बस्ट आउट हुआ था, उसको हम थोड़ा सा आराम कम कर सके, घटा सके, और कुछ समय के लिए वो वापस आ जाए अपनी फॉर्मर लेटेंट स्टेट में, और फिर पेशेंट लगभग क्वाइट वेल अपीयर हो जाए, या हो भी जाता है ऐसे कह लो। तो जब हम ऐसे देते हैं तो वो तुरंत जो है आराम आकर के बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाता है, जो वो एक तरह से मेनियकल हो रखा था, इंसेनिटी में हो रखा था। इसलिए करेंगे। लेकिन अब 222 में बड़ी मेन बात बताएंगे इसको लेकर के। कह रहे हैं बट सच ए पेशेंट हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम एन एक्यूट मेंटल और इमोशनल डिजीज बाय द यूज ऑफ दीज नॉन एंटीसोरिक मेडिसिन शुड नेवर बी रिगार्डेड एज क्योर्ड। हैंडमैन साहब यहाँ बड़ी उससे हिदायत दे रहे हैं कि ये जो इस तरह के पेशेंट जब एक बार रिकवर हो जाते हैं अपनी एक्यूट मेंटल और इमोशनल डिजीज की स्टेट से किसी नॉन एंटीसोरिक मेडिसिन के द्वारा, तो इन्हें कभी भी क्योर ना मान लेना कि ये क्योर कर हो गए जी, चलो छोड़ो। ऑन द कॉन्ट्ररी, नो टाइम शुड बी लॉस्ट इन अटेम्प्टिंग टू फ्री हिम कंप्लीटली बाय मीन्स ऑफ ए प्रोलॉन्ग्ड एंटीसोरिक ट्रीटमेंट from the chronic miasm of the sora, which it is true has now become once more latent, but is quite ready to break out anew. तो यहाँ कह रहे हैं कि उसको एक तरह से क्योर मत समझ लेना, बल्कि इसके उल्टा आप टाइम वेस्ट ना करें, समय ना गवाएं, तुरंत अटेम्प्ट लें फ्री करने के लिए उसको कंप्लीटली प्रोलॉन्ग्ड एंटीसोरिक ट्रीटमेंट के द्वारा, जो क्रोनिक मियाजम है उसके अंदर सोरा, उससे फ्री करने के लिए तत्काल कदम उठाएं, टाइम वेस्ट ना करें। विच इट इज ट्रू, जो कि एक सच्चाई है कि वो एक बार लेटेंट तो हो गया है सोरा, परंतु वो रेडी हो रहा है अंदर अंदर ब्रेकआउट होने के लिए नए तरीके से। इसलिए वहां समय ना गवाएं, वहां तुरंत प्रयास करें उसको, पेशेंट को कंप्लीटली फ्री करने के क्रम में किसी एंटीसोरिक मेडिसिन के द्वारा। देख रही हूं। If this be done, there is no fear of another similar attack. और यदि आपने एंटीसोरिक प्रोलॉन्ग्ड एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देते हुए उसको फ्री कर दिया, ऐसा कर दिया, तो अब कोई डर नहीं है ऐसा सिमिलर अटैक आने का दोबारा। If he attend faithfully to the diet and regimen prescribed for him, लेकिन साथ में उसे अटेंड करना होगा, उसे चलना होगा फेथफुली
डाइट के हिसाब से भी और रेजिमेन के हिसाब से भी जो उसे प्रेस्क्राइब करा गया। अगर डाइट एंड रेजिमेन ना बिगड़े उसका फिर से, तो दूसरा सिमिलर अटैक आने का डर खत्म हो जाता है यदि आप उसे प्रोलॉन्ग्ड एंटीसोरिक ट्रीटमेंट के द्वारा ट्रीट कर दो। अमित शर्मा आ गए, अमित शर्मा भाई आ गए शायद। नहीं अब अच्छा, कोई नहीं अभी मठार रहा था कोई ऐसे। ठीक अच्छा है। अच्छा अभी हाँ यहाँ पे ना दो हाँ, चीजें हैं बड़ी अच्छी अच्छी। जी भाई। बहुत सारे लोग देखते हैं, जैसे जो लोग इस अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहे हैं वो तो ठीक है। हाँ जैसे अभी क्या है कि जो हम लोग थेरापेटिक्स वाले जो खूब सारी मेडिसिन देते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इन स्टेट मेडिसिन को ही देते हैं हाँ जो हाँ, दोषी एक्यूट की तरह डील करते हैं। बिल्कुल। जैसे कि हायरसाइमस दी उन्होंने, और उन्होंने रिपीटेशन दिया। हाँ ठीक है, तो कहाँ से क्या होता है कि उनका केस मैनेज हो जाता है, हाँ और वो लोग उसे ही फिर सेमिनार में दिखाते हैं। हाँ ठीक है, अगर आगे की अंडरस्टैंडिंग है तो फिर ये केस ठीक नहीं होगा, हाँ है ना। हाँ आगे नहीं जाएगा तक आप उसकी राइट एंटीसोरिक मेडिसिन नहीं दोगे, जो कि 222 में बता रहे हैं डिमेंशिया। हाँ। बिल्कुल। तो अब दो चीज और आ गई यहाँ पर कि ये आप इसको ऐसे समझ लो कि मेंटल डिसीज ही नहीं, कोई भी केस है आपके पास, अस्थमा का भी केस आया है मानो सपोज, और वो पैनिक अटैक में आया, तो पहले आप उसे एक्यूट की तरह डील करोगे, उसके बाद एंटीसोरिक देके उसको करेक्ट करोगे, हाँ हाँ, है ना। भले चाहे वो कॉर्पोरियल डिजीज ही क्यों ना हो, अगर वो स्टेट हाँ में आया है तो पहले स्टेट हाँ उसकी कवर करेंगे और उसके बाद उसको एक हाँ एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देंगे। हाँ। अगर वो स्टेट एक्यूट है, वो स्टेट फैटल बनी हुई है उसकी लाइफ के लिए अब आप खास करके। प्रैक्टिकली बात ये है कि अब सब जगह स्टेट तभी देनी है एक्यूट की तरह अगर वो एक्यूट की स्टेट में आया है। हाँ ये समझ रखनी है बात को कि अगर वो एक्यूट की स्टेज में है तो ये सब मेडिसिन है 221 वाली। हाँ, अगर एक्यूट की स्टेज में नहीं है तो आपको वहां पे एंटीसोरिक पे काम एंटीसोरिक करना पड़ेगा। बिल्कुल, एंटीसोरिक लेके ही आनी चाहिए फिर, थोरो स्टडी करते हाँ हुए। बिल्कुल, हाँ। बहुत तो अच्छी ये और अंडरस्टैंडिंग है। है ना, तो इसको खाली वहीं तक ही नहीं अटके कि बेलाडोना उसमें उस तक, मतलब आप मेरा कहने का मतलब है अस्थमा का अटैक में आ रहा है, माइग्रेन के अटैक में आ रहा है, कन्वर्जन का केस आया अटैक में आया, तो तब इन सब केस में आप उसको एक्यूट की तरह डील करो, हाँ, देन एंटीसोरिक। लेकिन उसके बाद तुरंत फिर उसकी एंटीसोरिक पे भी ध्यान दो। लेटेंट अभी स्टेज छोड़ना सर, तो है भैया जी। लेटेंट स्टेज में छोड़ना सर, एंटीसोरिक देनी है कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ, बस आप उसके लेटेंट स्टेट में इसलिए नहीं छोड़ना क्योंकि वो तैयारी कर रहा होता है सोरा अंदर ही अंदर दोबारा से हाँ फूटने के लिए। बिल्कुल, बढ़िया, बहुत और बढ़िया बहुत समझ अच्छी में बात मुझे। कही है अमित भाई ने कि स्टेट में चाहे वो मेंटल एंड इमोशनल डिजीज है, इनको तो हम 100% पहले स्टेट में करते ही करते हैं जब ये बस्ट फोर्थ होके आते हैं हमारे पास। लेकिन क्रॉनिक, अगर कॉर्पोरियल डिजीज भी क्रॉनिक चल रहा है और उसके बीच में कोई एक्यूट स्टेट आ गई, जैसे अस्थमा का एग्जांपल ले रहे भैया, तो हम पहले उस स्टेट को कवर करें और स्टेट को कवर करने के बाद फिर उसकी एक एंटीसोरिक राइट रेमेडी निकाल के जरूर दें, ताकि लेटेंट सोरा उसका अंदर जो है वो फिर से उस स्थिति में ना रहे कि वो बस्ट आउट हो। तो ये दोनों जगह चलेगी बात। अमित सरपाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ भैया बेटा। अमित बॉस बॉस भी मेरी बात ये जरा सुनिएगा। ये जो आपने बोला ये बात तो ठीक है कि हाँ एक्यूट अटैक आ रहा है जैसे मैनिया वगैरह का, तो उसको हम लोग जनरल क्लास ऑफ ड्रग से ट्रीट करते हैं, लाइक हायोस मर्स बेला एकोनेट जो कुछ भी आ जाए उस समय के लिए हिसाब से सिम्टम। ये जो बॉस अस्थमा का अटैक या किसी भी ऐसे डिजीज का अटैक आएगा तो उसकी वो स्टेट रेमेडी अलग होगी ना, उसके स्टेट ये जनरल क्लास ऑफ ड्रग में से तो नहीं हो सकती। मतलब ये जो 5-6 जो सर ने मेंशन की हुई है ऑर्गेनॉन मेडिसिन, इससे तो इतर दवाई होगी ना। हाँ, ये कोई एटसेट्रा दिया है ना प्रीति जी, एटसेट्रा दिया है, एटसेट्रा अच्छा। दिया है बिल्कुल उस समय स्टेट के हिसाब से, चाहे ब्राइनिया क्यों ना आ जाए, चाहे कैलकेरिया क्यों ना आ जाए। हम्म, हाँ, जी तो बिल्कुल आप सही कह रही मैनिया, हो कि ये नाम से हाँ नहीं देनी है कि वहां एकोनाइट देंगे, बेला देंगे, स्ट्रामोनियम देंगे। हाँ हाँ
हाँ उसमें हाँ जो जो वह उस समय पर अप्रोप्रिएट लग रही हो, हाँ 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 है ना। मेंटल ज्यादातर इसी में से आती हैं, क्योंकि मैं मेरे भी एक दो केसेस मेंटल की इन्हीं दवाइयों में से निकले। लेकिन हाँ, बाकी एक्यूट अटैक आए तो उसको फिर हमें एक्यूट स्टेट के हिसाब से कोई सी भी ड्रग जो है वो देनी होगी, राइट। हाँ, लेकिन अगला कदम याद रखना प्रतीक, एंटीसोरिक, हाँ। अगला अगला कदम ये है, दोनों केस में चाहे वो कॉर्पोरियल डिजीज को डील कर रहे हो, क्रोनिक को, उसकी स्टेट को कवर करने के बाद भी एंटीसोरिक देनी है, और और चाहे वो इमोशनल एंड मेंटल डिजीज को स्टेट को कवर करा तो उसके तुरंत बाद एक एंटीसोरिक देनी है। हाँ, एक पॉइंट जरूर इसमें बीच में आ जाएगा, यदि आपने किसी क्रोनिक केस को डील कर रहे हो आप कॉर्पोरियल को, और आपने एक एंटीसोरिक मेडिसिन दे रखी है, अगर ये आगे आने वाले समय में उसको एक्यूट फीवर आ गया, एक्यूट स्टेट आ गई, बस अगर वो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो उसको उस तरह से डील करने की कोशिश करें, वहां तुरंत एक्यूट रेमेडी तुरंत ना दे दे। बड़ा अच्छा से मुझे पॉइंट याद आ रहा है बोरकर सर का। बोरकर सर कहते हैं कि यदि किसी क्रोनिक डिजीज में ट्रीटमेंट करने के दौरान मेरे सामने कोई एक्यूट स्टेट आती है उस पेशेंट की, तो मैं तो उसका इंतजार कर रहा था कि आनी चाहिए, बशर्ते वो उसकी जानलेवा ना हो, फेटल ना हो। अगर वो फेटल नहीं है तो मैं उसको वहां एसएल ही देता हूँ, पीएल ही देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो एक क्रोनिक केस में कोई एक्यूट स्टेट आने लगी तो मैं उसको ऐसे मानता हूं कि ये टुवर्ड्स सोरा जा रहा है, ये टुवर्ड्स सोरा जा रहा है। हाँ, अगर वो स्टेट एक्यूट स्टेट उसके लिए फेटल होती है, उसके लिए थ्रेटनिंग होती है उससे, तो तब मैं वहां पे एक एक्यूट रेमेडी दूंगा। और उसमें भी हमारी नॉलेज सबको है ये बात, उसमें भी हम फिर जाएंगे उसकी कंप्लीमेंट्री में। जो बड़े सर ने रेमेडी चार्ट दे रखा ना, रेमेडी रिलेशनशिप चार्ट, उसमें भी हम देखते हैं कि जो हमारी क्रोनिक रेमेडी है उसकी कोई वो कंप्लीमेंट्री निकलेगी, उसके रिलेशन में जाके निकलेगी, ताकि हमारी उस मेडिसिन को वो हैम्पर ना करे, वो उसको एंटीडोट ना कर दे या उसको वो डिस्टर्ब ना करे। तो ये छोटी छोटी बातें हमें जरूर क्लियर करनी है। आंख बंद करके कहीं भी ऐसे नहीं है कि भाई क्रोनिक में कर रही थी या कर रहा था और एक्यूट आ गई तो मैंने तुरंत दे दी। वहां ये देख लेना कि अगर वो एक्यूट ऐसी है कि वो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, वो मैनेज हो सकती है, जैसे फीवर वगैरह आ गया, नजला हो गया, लूज मोशन लग रहे थोड़े बहुत, तो वहां उसको वेलकम साइन माना जाए, है ना अमितपाल? अमित गए जी क्या? अच्छा, नहीं नहीं हाँ, नहीं। तो ये बड़ी अच्छी बातें डिस्कस हुई प्रीति जी, और ये दो तीन बातें हम ध्यान करेंगे और उसी हिसाब से फिर आगे चलेंगे। और क्वेरी है किसी की? चलो, तो इसका फुटनोट नंबर 123 हम करेंगे, 123 222 का ही है, 123 फुटनोट। कह रहे इट वेरी रेयरली हैपन्स दैट ए मेंटल और इमोशनल डिजीज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस स्पॉन्टेनियसली, ब्रैकेट में कह रहे हैं, फ्रॉम द इंटरनल डिस्क्रेसिया ट्रांसफर इटसेल्फ इन अगेन टू द ग्रोसर कॉर्पोरियल ऑर्गन। ये इट इज वेरी रेयरली हैपन, ये बहुत ही रेयरली होता है कि कोई मेंटल और इमोशनल डिजीज जो लंबे समय से किसी केस में चला आ रहा है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस नहीं है, सीरीज है ये। कह रहे हैं ये बहुत ही रेयरली होता है कि कोई मेंटल और इमोशनल डिजीज जो लंबे समय से टिका हुआ है वो थम जाए अपने आप, और वो इंटरनल डिस्क्रेसिया जो है उसका ट्रांसफर हो जाए अपने आप ग्रोसर कॉर्पोरियल ऑर्गन्स के तरफ। यानी कि ऐसा बहुत रेयर होता है कि मेंटल और इमोशनल डिजीज जो है या साइकिकल डिजीज जो है वो 100 माह पे चला जाए अपने आप। Such are the few cases met with now and then where a former inmate of a madhouse has been dismissed apparently recovered। और इसलिए कह रहे हैं सच आर द फ्यू केसेस met with now and then,
कुछ एक केसेस यदा कदा अब और तब ऐसे मिल जाते हैं जहां पहले कोई ऐसा कैदी पागल खाने का, जो पागल खाने का कोई ऐसा मरीज जो कि वहां से अपेरेंटली रिकवर कह के डिसमिस करा गया हो कि जाओ आप ठीक हो गए, ऐसा रेयरली होता है और यदा कदा ऐसा होता है। हिदरटू मोर ओवर all madhouses have continued to be chock full, so that the multitude of other insane persons who seek for admission into such institutions could scarcely find room in them unless some of the insane in the house died. बल्कि अब तक ये और इसकी जगह और ये देखा जा रहा है कि जितने भी मैड हाउस हैं वो लगातार भरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से कोई डिसमिस तो हो ही नहीं रहा, रिकवर हो गए अमितपाल, डॉक्टर प्रीति जी। बिल्कुल इसीलिए है जी। कि वो ठसाठस भरते चले जा रहे हैं मैड हाउस, क्योंकि रिकवर कोई होता नहीं। और इस तरह से बिल्कुल मल्टीट्यूड ऑफ अदर इंसेन पर्संस, और बहुत कई गुने कई सारे ऐसे इंसेन पर्सन हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं, जो कि इस खोज में है कि उन्हें एडमिशन मिल जाए इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में। यानी कि नंबर भी नहीं आ रहा, वेटिंग पे है पागल खाने में जाने के लिए, जगह नहीं है वहां, बड़ी मुश्किल से ही वहां जगह मिल पा रही है। और वो जगह तब मिलती है जब कोई पहला इंसेन मर ही ना जाए। हाय हाय क्या बात है। दूसरे पागल इंसान को मैड हाउस में तब एडमिशन मिलता है जब पहले वाले की डेथ हो जाए। क्यों? क्योंकि रिकवर तो होके भेज ही नहीं रहा है वो मैड हाउस। हैनीमैन साहब की फील देखो है भैया, फील देखो क्या बात कह रहे हैं कि जब मरेगा तभी वहां से निकलेगा और तभी दूसरे को वहां जगह मिलेगी। ये स्थिति है। हाँ जी, और आज भी यही स्थिति है। हाँ, आगे कह रहे हैं, नॉट वन इज एवर रियली एंड परमानेंटली क्योर्ड इन दैम। इटैलिक्स में दिया है अगर किसी को डाउट हो वर्ड्स पे। हैनीमैन साहब कह रहे हैं एक भी वास्तव में और पूर्ण रूप से क्योर नहीं होता उन मैड हाउस में। ए कन्विंसिंग प्रूफ अमंग मैनी अदर्स of the complete nullity of non-healing art hitherto practiced। एक बड़ा स्पष्ट ये सबूत है इस बात का कि कोई भी वहां क्योर नहीं होता, कि ये पूर्ण रूप से नल्ला है, नल्ला साइंस, नल्लिटी, निकम्मेपन का, नकारेपन का, नॉन हीलिंग आर्ट का अब तक जो प्रैक्टिस करा जा रहा है वहां इनके द्वारा, ये उसका एक कन्विंसिंग प्रूफ है। और प्रूफ तो और कई सारे भी है मितपाल, उनमें से ये भी एक कन्विंसिंग प्रूफ है कि ये कंप्लीट नलिटी ऑफ नॉन हीलिंग आर्ट है जो अब तक प्रैक्टिस करी जा रही है, विच हैज बीन रिडिकुलसली ऑनर्ड बाय एलोपैथिक ऑस्टेंटेशन विद द टाइटल ऑफ रेशनल मेडिसिन। और रिडिकुलसली, बड़े हास्यास्पद तरीके से, जिसे एक सम्मानित एलोपैथिक ऑस्टेंटेशन के थ्रू एक रेशनल मेडिसिन का टाइटल मिला हुआ है। आज भी देखो, कहते हैं ना, ये तो वहां चल रहा है, विम्स में चल रहा है ना, दिल्ली में कई सारे ऐसे हॉस्पिटल, मैं नाम भूल रहा हूं, रात ही बता रहा था कोई, मेरे कल परसों बता रहा था, बड़े उससे बता रहा था ओनर के साथ कि इनका इलाज वहां से चला रहे हैं। साइकिकल पेशेंट था, और बल्कि पेशेंट थोड़ा नॉर्मल लगे, मुझे ये कह रहा आप जानते हो ना वो उसको, उस इंस्टीट्यूट के। मैंने कहा हाँ हाँ बोल भाई, वीमन शायद है वो जी। हाँ, तो बात ये है, फिर भी ये उसको रेशनल मेडिसिन के तहत एक ओस्टेंटेशन कर रहे हैं, अपना एक दिखावा कर रहे हैं कि हम रेशनल मेडिसिन हैं। कह रहे हैं, हाउ ऑफन ऑन द अदर हैंड हैज नॉट द ट्रू हीलिंग आर्ट, जेन्युइन प्योर होम्योपैथी, बीन एबल टू रिस्टोर सच अनफॉर्चुनेट बीइंग्स टू द पोजेशन ऑफ देयर मेंटल एंड कॉर्पोरियल हेल्थ। हाउ ऑफन, और कई बार, दूसरी तरफ अगर देखा जाए, कई बार, हैज नॉट द ट्रू हीलिंग आर्ट,
ऐसा कोई हीलिंग आर्ट दूसरा जैसे कि नहीं है, एक जेन्युइन प्योर होम्योपैथी सक्षम है इन अनफॉर्चुनेट बींग्स को उनकी मेंटल एंड कॉर्पोरल हेल्थ में वापस लाने के सक्षम है पूरी तरह से। दूसरी तरफ यह हमारा होम्योपैथिक साइंस, होम्योपैथिक प्रैक्टिस, होम्योपैथिक मेडिसिन, ऐसा कोई दूसरा और साइंस नहीं है, केवल ये ही सक्षम है जो रिस्टोर कर सकता है इस तरह के अनफॉर्चुनेट बींग्स को उनकी मेंटल और कॉर्पोरियल हेल्थ में वापस ला करके पुनः नॉर्मल कर सकता है, एंड टू गिव देम बैक अगेन टू देयर डिलाइटेड फ्रेंड्स एंड टू द वर्ल्ड। और वो इस तरह से वो उनको वापस भेज सकता है दोबारा से अपने डिलाइटेड फ्रेंड्स के बीच में और दुनिया के बीच में। उनकी जो अच्छी दुनिया है, उनके जो अच्छा परिवार है, अच्छे दोस्त हैं, उनमें वो वापस भेज देगा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्योर करते हुए। दूसरी तरफ उन्होंने होम्योपैथी को हनीमैन साहब ने इस तरह से बताया इन केसेस में कारगर होने के हिसाब से। ठीक है जी, कोई पॉइंट है किसी का? कोई क्वेरी है डॉक्टर प्रीति जी, डॉक्टर नहीं बॉस, नो। मंजू? ओके, क्लियर तो हो रहे हैं ना पॉइंट्स भाई? बात यह है जितना हम सुन रहे हों वो हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। बात ये है मेन हम लोगों की इस चर्चा की। अगर कोई भी डाउट लग रहा किसी तरह का किसी एंगल से, उसको जरूर वही क्लियर करने के लिए हमें प्रभु ने ये वो दी है, ब्लेसिंग दी है कि हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हो ही जाना चाहिए। कोई भी डाउट है, चाहे वो कैसे ही अजीब सा डाउट है, यहाँ जरूर रखना है। नेक्स्ट एफोरिज्म है 223। इसमें कह रहे हैं बट इफ द एंटीसोरिक ट्रीटमेंट बी ओमिटेड देन वी मे ऑलमोस्ट एश्योर्डली एक्सपेक्ट फ्रॉम a much slighter cause than brought on the first attack of the insanity, the speedy occurrence of a new and more lasting and severe fit, during which the sora usually develops itself completely and passes into either a periodic or continued mental derangement, which is then more difficult to be cured by antisorics. 222 में कहा है कि टाइम मत गंवाना, तुरंत इलाज करना है उसका। कह रहे हैं बट इफ द एंटीसोरिक ट्रीटमेंट बी ओमिटेड, यदि एंटीसोरिक ट्रीटमेंट को आपने नहीं किया, दूर रखा, देन वी मे ऑलमोस्ट एश्योर्डली एक्सपेक्ट, तो हम बिल्कुल पक्के भरोसे के साथ ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी छोटा सा कारण उस इंसान के साथ, उस पेशेंट के साथ, then brought on the first attack of the insanity, जो फर्स्ट अटैक ऑफ इंसैनिटी का शिकार हुआ है, ऐसे इंसान के लिए फिर छोटा सा भी कोई कारण, यदि आपने उसको प्रॉपर एंटीसोरिक ट्रीटमेंट से दूर रखा, तो कोई छोटा सा भी कारण ऐसे इंसान के लिए जिसको पहले आ चुका हो इंसैनिटी का अटैक, करे द स्पीडी अकरेंस ऑफ ए न्यू एंड मोर लास्टिंग एंड सीवियर फिट, हल्का सा भी कारण, हल्का सा भी कोज एक नया लंबे समय तक चलने वाला सीवियर फिट ला सकता है आप। क्यों? क्योंकि अंदर सोरा डेवलप हो चुका है। ड्यूरिंग विच द सोरा यूजुअली डेवलप इटसेल्फ कंप्लीटली, क्योंकि उस दौरान सोरा यूजुअली डेवलप कर चुका अपने आप को कंप्लीट रूप से, एंड पासेस इनटू आइदर ए पीरियोडिक और कंटिन्यूड मेंटल डिरेंजमेंट। और अब ये पेशेंट, यदि आपने इसको तुरंत एंटीसोरिक ट्रीटमेंट नहीं दिया था, तो ये या तो पीरियोडिकली आने लगेंगे या फिर लगातार मेंटल डिरेंजमेंट का शिकार हो जाएगा ये परमानेंट, विच इज देन मोर डिफिकल्ट टू बी क्योर्ड बाय एंटीसोरिक। और अब ये एंटीसोरिक ट्रीटमेंट करने से भी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अगर वो, क्यों? क्योंकि सोरा जो है कंप्लीट रूप से जब डेवलप हो जाता है तो एंटीसोरिकली भी वो बड़ी मुश्किल से ही कंट्रोल में आता। यदि उसको पहले से पहले ही समझते हुए आपने उसको दबा लिया, उसके कहते हैं ना फन को कुचल दिया, तो वो आसान होता है। और यदि एक बार का सोरा कंप्लीट डेवलप हो जाए तो फिर इसको एंटीसोरिक ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए,
बहुत ही ध्यान से करना होता है, जो 75 और 76 में बताया गया है, खास करके 76 में भी। ठीक है जी। तो इसलिए जो इमोशनल और मेंटल डिजीज है, जो आपके पास स्टेट में रिकवर हो जाते हैं, तो उन्हें तुरंत एक एंटीसोरिक मेडिसिन देने की व्यवस्था की जाए, उनकी डिटेल केस स्टडी करके। ठीक है ना? जी सर। तो यहीं रुकते हैं भाई। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद भाई। राम हम राम सर। 224 पेज राम राम भाई। 224 से आगे चलेंगे। राम राम भाई। राम राम भाई। राम 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 बेटा। सर। राम 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 जी। राम राम सर। राम 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 बेटा।